नाजरीन AHM चैनल में एनालिसिस विद एजाज महर में मैं हूं एजाज महर। आपको सुन के ये दुख होगा, आज एक दुख भरी कहानी आपको सुना रहे हैं कि हमारे एक सहाफ़ी भाई जो कैपिटल टीवी में कैमरामैन थे, फयाज अली, 26 साल उनकी उम्र थी और पिछले 9 माह से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी और यही वजह है जब उन्होंने तनख्वाह मांगी तो उन्हें नौकरी से निकालने का लेटर थमा दिया गया। जैसे ही वो इस सदमे में घर पहुंचे तो वो हार्ट अटैक से फोत हो गए। जस्ट 26 साल का एक यंग मैन, वो इतने शॉक उनको लगा कि वो घर पहुंचते ही दिल का दौरा पड़ने से वो अल्लाह को प्यारे हो गए, जाँ बग हो गए। तो उस पर सहाफ़ती बरादरी ने आज थोड़ी सी हिम्मत भी दिखाई, गैरत भी दिखाई और उन्होंने भरपूर पार्लियामेंट के सामने, जहाँ पर कैबिनेट ब्लॉक के अंदर वजारत इत्तलाआत का दफ्तर है, वहाँ पर जो है उसके सामने मुजाहरा किया, एहतजाज किया, धरना दिया, जिसमें अपोजिशन की मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके नुमाइंदे भी शरीक हुए और उन सब ने इस बात को कंडेम किया। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, साफियों का माशी कत्ल बंद करो, साफियों का माशी कत्ल बंद करो, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। कातिल 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 हुकूमत कातिल 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 हासिल 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 कातिल। अगर हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तो किस बात का आजादी साफत? मैं समझता हूँ मालिकान जो है 1 अरब रुपया प्रॉफिट हो रहा था, अब 20 करोड़ रुपया उसमें से प्रॉफिट में कमी हो गई है और ये कहते हैं कि 80 करोड़ हमें लॉस हो गया। कोई लॉस नहीं हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान, जो हमारे सहाफ़ियों के यहाँ नुमाइंदा हैं, प्रेस क्लब के ओहदेदार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करते हैं कि पहले तो पूछते हैं कि ये फयाज अली का मामला जो है ये तो काफ़ी अरसे से चल रहा है और कई मीडिया हाउसेस में अब भी सैकड़ों सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। किसी को 6 महीने से नहीं मिल रही है, किसी को 8 महीने से नहीं मिल रही है, किसी को 3 महीने से। तो इस पे जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो यकजा होके क्यों प्रोटेस्ट नहीं करती और क्यों, जिस तरह आज आपने एक बड़ा अच्छा मुजाहरा किया कि सारे लोग इकट्ठे हुए, निकले और उसके बाद फिर जो तो यही हिम्मत जो है जब ये लोग जिंदा होते हैं उस वक्त क्यों नहीं दिखाई जाती? अफसोस की बात है कि हमारी जो तंजीमें थी, जो सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए बनाई गई थी, PFUJ, जिसका बड़ा माजी बड़ा ताबनाक है, बड़ा रोशन हमारा माजी था। मिनाज बन्ना साहब, अब्दुल हमीद छापड़ा साहब, हफाजुर रहमान साहब, बड़े बड़े लीडर्स थे हमारे पास। बिल्कुल, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां दे दी और ये तंजीम जो है एक बहुत बड़ी तंजीम थी जो हमारे लिए एक उम्मीद की किरण हुआ करती थी और बतौर वर्कर हमने बड़ा काम किया। मैं RIUJ का 2009 में सदर बना, उस वक्त भी बड़े से बड़े लीडर्स होते थे, तो वो तंजीम को बड़ा समझते थे। आज ये है कि जो कायदीन जो बन गए हमारे, वो टाइटल लेने के लिए कायदीन है और वो दरअसल तंजीम को उन्होंने छोटा कर दिया और अपने आप का अपना साइज उन्होंने बड़ा, यानी फर्द को बड़ा कर दिया है। जी हाँ, तंजीम अब छोटी रहेगी और तंजीम जो ये बन्ना साहब की जो तंजीम थी वो अब इस वक्त 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। हमारी आवाज़ कमज़ोर हो चुकी है और ये इसलिए हुआ कि मालिकान ने 2007 में जब हमने तहरीक चलाई एमरजेंसी के ख़िलाफ़ परवेज़ मुशर्रफ की, वो बड़ी कामयाब तहरीक थी। हमने 72 रोज़ यहाँ पर कैंप लगाए प्रेस क्लब के सामने और वहाँ पर बड़े बड़े एंकर जिनकी स्क्रीन जो है वो बंद कर दी गई थी, उनके प्रोग्राम हमने वहाँ पर फुटपाथ पे किए। बिल्कुल, पार्लियामेंट हाउस के सामने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, सब बिल्कुल मुस्तकिल हम उसके अंदर लगे रहे। उसके बाद ये किया गया कि एक बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर ये घोल दी गई चीज़ कि ये लोग जो है इसको तकसीम करना जो है वो ज़रूरी हो गया तंजीम को। अब इसके 3 तंजीमें बनने का नुकसान सबसे ज़्यादा जो हुआ है वो वर्कर को हुआ है। अब ये प्रेस क्लब का, इसमें कतई कलामी की माफ़ी, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो आपने बताया कि घुसपैठिए जो आ गए हैं और मौका परस्त लोग जो तंजीम से ज़्यादा अपने आप को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या खुद से आए या प्लांट किए गए हैं? इसमें कोई रियासत के इदारों का भी कोई असर रसूख है?
ریاست سے اداروں سے زیادہ اس وقت جو میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف جو میڈیا مالکان ہیں انہوں نے اپنی پاکٹ یونینز بنا لی ہیں. صحیح. اور ایک گروپ جو ہے اس کو اگر آشیرواد میر شکیل الرحمان کی ہے تو دوسری طرف سے دوسرے گروپ کو میاں عامر کی آشیرواد حاصل ہے, سلمان اقبال کی آشیرواد ہے, اور وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہیں اب کہ جو لوگ ہیں نکالے جاتے ہیں. ایک جس کو ہم پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا جو ہے, صرف دکھانے کے لیے ایک مظاہرہ ہم کر لیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے گزشتہ دنوں ہم نے یہی کیا, ایک طے کیا, ہم نے فیصلہ کیا کہ چونکہ نوائے وقت میں اور نیشن میں 10 مہینے سے تنخواہ نہیں دی گئی تھی, ہم نے وہاں پر جا کر جو ان کے سامنے رستہ بند کر دیا اور ہم نے اس رات کو دی نیشن اور نوائے وقت کے بنڈلز ہم نے جانے نہیں دیے. جو چھپے تھے اخبار, ہم نے کہا جب تک ہمارے ورکرز کو تنخواہ نہیں ملتی ہم یہ بنڈلز نہیں جانے دیں گے. ایک دن کے بنڈلز رکنے کا نقصان کا ان کو اندازہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے خلاف پرچہ بھی کٹوانے کی کوشش کی. اس حوالے سے ہم نے بھی چلے گئے تھانے کہ اگر آپ نے ہمیں اس پہ گرفتار کرنا ہے آپ کر لیں. آپ یقین کیجئے کہ ایک دوسرا گروپ ہے جن کو اس بات کی بھی تکلیف ہوئی کہ ان کے کہنے پہ تنخواہ کیوں مل رہی ہے, یعنی صحافیوں کے گروپ کو. جی ہاں, اور وہ باقاعدہ رمیزہ نظامی کے پاس گئے, ان کے دفتر گئے, وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی, ان مالکان کے ساتھ جو تنخواہیں نہیں دے رہے, ہمارے ورکرز کا استحصال کر رہے ہیں, اور اپنی 2 کالم کی خبر یہ کی تو خاطر. دیکھیں شہریار خان, یہ تو ہو گئی نا چلو صحافتی سیاست. بات یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا سانحہ ہوا, اتنا بڑا واقعہ ہوا, ایک 26 سال کا نوجوان, اور یہ 26 سال کا نوجوان بیچارہ, اس کی یہ واحد کفیل تھا, اس کے بھائی اور بھی ہیں لیکن یہ اکلوتا کفیل تھا اپنے گھر کا, اور اس کا والد جو ہے وہ پیرالائزڈ ہے, اس کو فالج ہوا ہوا ہے, وہ گھر پر ہے. تو یہ کما کر لاتا تھا, ان کی دوائیوں کا خرچہ, گھر کا خرچہ وہ چلا رہا تھا بمشکل جس طرح چلا تھا. اب 9 مہینے سے جس کو تنخواہ نہ ملی ہو اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اور ہم لوگ بارہا یہ کیپٹل ٹی وی جیسے پبلک نیوز میں 6 مہینے کی نہیں ہے, نیوز 1 میں تقریباً 4 مہینے کی تنخواہ بقایا ہے. اس طرح جو نوائے وقت ہے, بول ٹی وی کی ابھی تک بہت لمبی ایک لسٹ ہے, چیکس بھی دلوائے, عدالتوں میں جانا پڑتا ہے. اب آپ کو سپریم کورٹ جیسی عدالت سے ہم جا کر تنخواہیں ریلیز کرا رہے ہوتے ہیں. اتنے مشکل حالات پہلے کبھی نہیں تھے جتنے یہ 1.5 سال میں ہمارے لیے کر دی گئے. اس کی وجہ کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ موجودہ, اس کی پالیسیز کی وجہ سے, یا ایڈورٹائزمنٹ کا مارکیٹ شرنک ہو گیا ہے, یا گورنمنٹ بزنس جو ہے بند ہو گیا ہے, کیا وجہ کیا ہے؟ میرا نہیں خیال. اگر آپ میں کیونکہ جو گزشتہ پی آئی او تھے ان سے بات ہوئی تھی تو ان کے مطابق اشتہار ریگولر جا رہے ہیں, اور آپ بھی اخبار اٹھائیں تو دیکھیں کون سا اخبار خالی آپ کو ملتا ہے. یہ ٹی وی چینلز آپ جتنی سکرینز کھولیں گے اشتہار موجود ہیں. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, جس کو میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کا اور میڈیا مالکان کا ایک گٹھ جوڑ ہے, جو اس کو اب اس وقت جو, اور ان کے پیچھے بھی ایک قوت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں میڈیا نہ ہو. صحیح. اب یہ کیونکہ میڈیا ہوتا ہے تو آپ آواز اٹھاتے ہیں, اور یہ آواز ان کو پسند نہیں آتی. تو یہ جو گورنمنٹ روز آئے دن یہ فردوس عاشق ایوان صاحبہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم اشتہار بند کر دیں گے, جن کو تنخواہ نہیں دیں گے, جو ادارے نہیں دیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, عملی طور پہ کچھ آپ کو دیکھنے کو ملا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ایسا. حکومت جو ہے بالکل کنی کتراتی ہے. بلکہ ہم جب یہ کئی بار ہوا کہ ہم ایون جب پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کرتے ہیں, یہ منسٹرز آتے ہیں, یہ دوسری اپوزیشن پارٹیوں سے بھی لوگ آتے ہیں ہمیں منانے کے لیے کہ آپ اندر آئیں, ہم ان کو حالات بتاتے ہیں اپنے, اور وہ کہتے ہیں ہاں جی سب کریں گے. اب تک جو ہے ہمارا جو اخبارات کا تو ایک ایکٹ بنا تھا نکوسا, نیوز پیپرز امپلائیز کنڈیشن آف سروسز ایکٹ 1973 کا, اس کے علاوہ آج تک ہم ایک امینڈمنٹ نہیں کر پائے کہ الیکٹرانک میڈیا کو اس میں شامل کیا جائے. ہمارا اب تک الیکٹرانک میڈیا کا سروس سٹرکچر ہی نہیں بن پایا ہے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو ہر طرف سے ظلم کے شکار ہیں, سب سے سافٹ ٹارگٹ ہے اس وقت. ہمیں جو یہ مذہبی تنظیمیں, ان کی طرف سے ہمارے لوگوں کو خطرات یعنی ہوتے نان ہیں, اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں سارے کے سارے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹی کی کسی کے خلاف, جب یہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ڈان میں جو خبر چھپی اس کے مظاہرہ جو ہے وہ کون تھے لوگ, سب کو پتا ہے کہ نامعلوم افراد, نامعلوم آپ افراد. جتنی مرضی آپ فلمیں بھی بنا لیں, کچھ کر لیں. بلکہ ابھی سی پی این اے کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان میں صحافت کی آزادی کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے یہ نامعلوم افراد سے ہے. بالکل. اور یہ نامعلوم افراد وہ ہیں جو سب کو معلوم بھی ہیں, اور کوئی کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا. آج بھی کوئی ادھر زاہد خان جو عوامی نیشنل پارٹی سے, انہوں نے کہا کہ جی
ये मीडिया के कंधों पर सवार होकर पीटीआई की हुकूमत आई। मैंने कहा वो जिनके कंधों पर सवार होकर आई है उनका नाम लें आप। मीडिया का तो एक सहारा वैसे है। अच्छा शहरियार खान, आज का जो वाक़या आज मुजाहरा हुआ उसकी थोड़ी तफसील बताएं कि आज जो है क्या क्या हुए। आज हमने न सिर्फ वहाँ पर वजारत इत्तलात के सामने ये मुजाहरा किया, वहाँ पर हमने शाहराह दस्तूर पर हमने धरना भी दिया, फिर वहाँ से हमने हुकूमत को 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है कि आप इस हवाले से कानून साजी के लिए काम शुरू कीजिए। जो मीडिया वर्कर्स को जो तनख्वाहें नहीं दे रहे इदारे, आप उनकी जो इश्तहारात हैं उनको मशरूत कीजिए उनकी तनख्वाहों की अदायगी के साथ, और अगर इसके ऊपर नहीं करते फिर यहाँ पर हम बड़े पैमाने पर मजीद एहतजाज करेंगे और फिर आप हमें रोक नहीं पाएंगे। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सहाफती तंजीमें खुद क्या कर रही हैं। बात यह है कि आप भी तो एक कानूनी मुसवदा बना के किसी एमएनए को दे सकते हैं, वो प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर पार्लियामेंट में पेश कर सकता है, तो इसमें इनिशिएटिव जो है सहाफती हमें भी तो लेना चाहिए ना। असल में इसमें एजाज भाई बात यह है कि जो जिनका ये काम है, जो PFUJ बेसिकली वो तकसीम हुई भी है, और एक ग्रुप लेकर आएगा तो वो मीर शकील रहमान की जो है वो एजेंडा के साथ आएगा, दूसरा आएगा और उनके साथ हमीद हारून की आशीर्वाद होगी, दूसरे आएंगे तो वो दूसरों के लेकर आएंगे अपनी अपनी। अब वेज बोर्ड के साथ जो इतना मजाक किया गया 8वें वेज बोर्ड के साथ, उस पर हम बात नहीं करते, चले शुक्र है कि चले बना दो सही और कोई इम्प्लीमेंट हो गया। जो एक 10 साल में तय होना था आपका सफर, अब उसको 17 साल का कर दिया है प्रमोशन को आपकी अगले ग्रेड में जाने के लिए, तो 17 साल में आपका तो खत्म हो जाता है सब कुछ। ये एक जानबूझकर एक मंसूबे के तहत मीडिया को तबाह किया जा रहा है ताकि बोलने वाली आवाजों को खामोश किया। अच्छा, ये फयाज अली वाला सीन, फिर ड्रॉप सीन क्या हुआ? ड्रॉप सीन ये हुआ कि वहां से हम उठे हैं और उसके बाद हमने कैपिटल टीवी के दफ्तर हम लोग सारे गए हैं, वहां पे हमने उनके दफ्तर में जाकर काम, हमने कहा कि यहाँ पे हम नहीं होने देंगे जब तक। तो फिर उन्होंने एक तो दो महीने की तनख्वाह उन्होंने कल उसकी लाश को भिजवाई थी। अफसोसनाक सूरत हाल है कि अब हमें तनख्वाह वसूल करने के लिए भी मरना पड़ेगा। तो वो 7 महीने की जो बकाया तनख्वाह थी और उसके अलावा 10,000 रुपये के उन्होंने कहा हम आपको कंपनसेशन। हमने कहा शर्म की बात है, एक आदमी की आपने जान ले ली है। तो फिर हमने वो बहरहाल वो उसके भाई को हमने वो पैसे, जो एक ड्राफ्ट था और एक जो कैश थी, वो हमने उनको दिलवा दिए। और उसके अलावा हमने इस वक्त थाना कोसार में एप्लीकेशन दी है कि ये लड़के का मरना जो है, एक 26 साल के बच्चे का, हम तो बच्चा ही उसको कहते हैं, 26 साल का, उसने देखा क्या दुनिया में, उसका मरना हम समझते हैं कि ये उसकी मौत तबई मौत नहीं है, ये कत्ल, मुआशी दहशतगर्दी है, मुआशी कत्ल किया है। और इसकी हमने FIR के लिए दरख्वास्त दी है। जो बासित रियाज है और अहमद रियाज शेख जो कैपिटल टीवी के मालिकान है, उनके खिलाफ आज FIR के लिए हमने दरख्वास्त दी है और हमने उनको बताया है पुलिस को कि अगर आपने ये इस पर FIR दर्ज ना की तो फिर हम 22A पे इसके मुकदमे के दर्ज के लिए हम अदालत भी जाएंगे। ये वही शर्मिला फारूकी के शोहर का चैनल है ना? जी हाँ, बिल्कुल वही है हशाम। ये अब जब आप उनकी शादियों में देखें जाके, तो वहाँ पे अरमानी के, गुची के बैग्स की नुमाइश की जाती रही कि हमने दुल्हन के जहेज में या बरी में ये लाखों रुपए के ये एक बैग और लाखों रुपए का एक जूता, विसाजी का जूता, वो आप दिखा रहे हैं, डमास की आप ज्वेलरी दिखा रहे हैं। तो अपने वर्कर को आप जो है 9-9 महीने तक तनख्वाह न दें और अपनी शादियों पे आप 10-10 करोड़ रुपए खर्च करें, और अगर आपके पास पैसे नहीं थे या आप अगर बहाना बताते कि हमारे पास पैसे नहीं थे, आज आपके पास सारे पैसे कैसे आ गए उसको देने के लिए, उसकी फैमिली को देने के लिए? यानी जानबूझ के पैसे नहीं दिए जा रहे। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप मुतमईन हैं तो इसको आगे शेयर करें दोस्तों के साथ, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। तो अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।